हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य एकेडमी पर। एंड अगर पीजीटी कॉमर्स में टीचर बनने का सपना रखते हो तो डेफिनेटली वो साकार होने वाला है। कई सालों के बाद केवीएस और एनवीएस दोनों की वैकेंसी देखने को मिल रही है। देखो, हर बार केवीएस और एनवीएस की अलग अलग वैकेंसी आती है। पहली बार ऐसा हो रहा है कि केवीएस और एनवीएस दोनों ने एक साथ, एक तरह से बोल सकते हैं सिंपल सी भाषा में, कि दोनों ने ना ज्वाइंट वैकेंसी, ज्वाइंट नोटिफिकेशन रिलीज किया है। जी हाँ, दोनों ने ज्वाइंट वैकेंसी रिलीज किया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हर बार आपका एक बार सिर्फ एग्जाम होता था, देन फिर इंटरव्यू होता था और काम चल जाता था और सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट्स में आप कवर कर लेते थे। बट इस बार आपको टीयर 1 करना है जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, टीयर 2 करना है जिसमें ऑब्जेक्टिव भी होगा, साथ ही साथ में डिस्क्रिप्टिव भी होगा। तो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। एंड तीसरा स्टेप में फिर इंटरव्यू होगा। मतलब अल्टीमेटली इस बार आपको 3 पड़ाव आपके सामने होंगे और उस 3 पड़ाव को पार करने के बाद आपकी नौकरी कंफर्म होने वाली है। देखो, वैसे तो पड़ाव बहुत बहुत सारे बच्चे देख करके डर गए हैं। दूसरे बहुत सारे बच्चे इस चीज को अपॉर्चुनिटी मानते हैं क्योंकि बहुत अच्छी मौकी मिल रही है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज भी अगर बात करूं तो काफी अच्छा है। अगर मैं सिंपली केवीएस की बात करूं तो केवीएस में भैया हमारा 96 पोस्ट हमें देखने को मिला है। अगर मैं कॉमर्स की बात करूं तो एनवीएस की बात करूं तो इसमें हमारा 43 पोस्ट देखने को मिला है। कुल मिलाकर के हमें 139 पोस्ट देखने को मिला है, जो कि अपने आप में काफी अच्छी बात है। क्यों ये अच्छा है और काफी बड़ा क्यों मैं बोल रहा हूं, ध्यान समझो। अक्सर होता ये था कि कुछ बच्चे या केवीएस में भी सिलेक्शन हो गया, फिर एनवीएस में भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि दोनों का एग्जाम देते थे और दोनों ऑलमोस्ट एक टाइम पर होता है। ठीक है ना, 2 4 5 दिन या फिर बोल सकते हो 10 20 दिन के आगे पीछे। तो भैया ऐसे में होता क्या था कि इसे एक बच्चे का 2 जगह सिलेक्शन हो गया, लेकिन ज्वाइन तो वो एक जगह करेगा। ऐसे में वो सीट खाली रह जाती थी। अब उस सीट खाली चक्कर में नेक्स्ट बार एग्जाम होता था, लेकिन जो उसके जस्ट पीछे जिस बच्चे का सिलेक्शन हुआ उसके जस्ट जो पीछे बच्चा खड़ा था, जो सेकंड रनअप था ना, उसकी सिलेक्शन नहीं हो पाती थी ड्यू टू कि पहला बच्चा था वो दोनों जगह नौकरी ले लिया। इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार 139 पोस्ट में सभी का सिलेक्शन हो जाने वाला है। तो यहां पर जो सेकंड रनअप थे ना, उसके लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं ये पार्ट होगा और यहीं से अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। तो बॉस, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉमर्स की कंप्लीट डिटेल से आपकी सिलेबस, टीयर 2 की। टीयर 1 की नहीं, टीयर 1 का तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया आपको। मैं टीयर 2 डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ में कैसे करना है सिलेक्शंस, उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि केवल ऑब्जेक्टिव नहीं डिस्क्रिप्टिव भी पढ़ना है, तो वो भी कैसे होगा, किस तरह से होगा, उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए जल्दी जल्दी कनेक्ट हो जाइए। मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक बार फिर से रिपीट कर दूं, चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो या पीजीटी हो, भैया इस बार का सिलेक्शन प्रोसेस आप सबको पता है। सबसे पहले आपको टीयर 1 देना है, जो कि पूरी की तरह से एमसीक्यू पर बेस्ड होने वाला है। और जितनी भी पोस्ट है आपके, उसके 10 टाइम्स, यानी कि अगर मैं बात करूं, हमारा पोस्ट है कॉमर्स में 139, तो उसके 10 गुना बच्चों को, यानी कि 1390 बच्चों को टीयर 2 में बैठने का मौका मिलेगा। ठीक है। तो आपकी पहली प्रायोरिटी तो टीयर 1 बनती है। इसमें तो कोई शक नहीं है कि आपको पूरा फोकस अभी टीयर 1 पर करना है, इसमें तो कोई शक नहीं है। ठीक है, यहां पर आपको पूरा का पूरा फोकस करना है। लेकिन अगर मैं टीयर 2 की भी बात करूं तो टीयर 2 आपका सिलेक्शन में 85% का वेटेज रखता है। देन फिर इंटरव्यू आता है। मैं फिलहाल बोलूंगा कि इंटरव्यू फिलहाल आप छोड़ दीजिए। इंटरव्यू पर तो कुछ करना ही नहीं है आपको, अभी कुछ नहीं करना है। अभी आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, लगभग आप अपने समय का 90% हिस्सा यहां पर दीजिए और 10% हिस्सा यहां पर दीजिए। क्या रखिएगा, ये सिलेक्शंस के लिए आपको जरूरी है, ये आपको करना होगा। आप अगर डेली 4 घंटे भी पढ़ते हो, 4 घंटे का 90% हिस्सा यहां देना है, 10% हिस्सा यहां पर देना है। दैट्स इट, आपको इतना ही काम करना है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि टीयर 2 में एमसीक्यूज तो है ही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिस्क्रिप्टिव। आप में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होंगे जो, मुझे लगता है कि कॉमर्स लिखे हुए जमाना हो गया होगा उनको, है कि नहीं, कि सर कॉमर्स में कुछ लिख रहे हैं हम लोग। एमसीक्यूज तो पढ़ रहे हैं आप बहुत अच्छे से, अगर टीचर तैयारी कर रहे हो, साल 2 साल बीत चुका है तो भी छोड़े हुए बहुत समय हो गया होगा। अब वैसे में आपके लिए डिस्क्रिप्टिव इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप सीख नहीं पाएंगे। तो उसको कैसे करना है उस चीज पर हम लोग चर्चा करेंगे। और उसको आपको ये 10% जो मैंने समय दिया ना, ये 10% इसी के लिए देना है, एमसीक्यूज पर नहीं देना। एमसीक्यूज तो आपको आ रहा है, देखो ध्यान से समझो। ये एमसीक्यूज मैं आपको यूट्यूब पर ही दे दूंगा,
ये तो मैं आपको YouTube से ही करा दूंगा, इसमें तो आपका यहीं से कवर हो जाएगा। डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पार्ट है ना जो कि आपको प्रैक्टिसेस करनी होगी। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में दूसरी चीज क्या है ना, आप लिखोगे लेकिन टीचर को चेकआउट करना जरूरी है। जब तक मैं ना चेक करूं या फिर मेरे साथ टीचर चेक ना करे, तब तक कैसे पता चलेगा कि हमने सही लिखा है? ठीक है, सिर्फ देख करके पढ़ने पे काम कीजिएगा। डिस्क्रिप्टिव एक ऐसा पार्ट है जो कि सिर्फ कोई टीचर पढ़ा दे तो नहीं होगा, प्रैक्टिसेस जरूरी है और वो आपको करना होगा, खुद से लिखना होगा, खुद से समझना होगा, तब जाकर के ये बनेगा। तो कैसे इसको भी करेंगे उस पर भी आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो ये तो चीज ध्यान रखना है आपको। और टीयर 1 में आपको पता है कि कुल मिलाकर के हमारे सिर्फ एमसीक्यू पर बेस्ड है और इस पर सिर्फ क्वालिफाइंग है। टीयर 2 से हमारा काम बनने वाला है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में टीयर 2 वही मैं स्पेशली चर्चा करने वाला हूं। अब टीयर 2 की बात करूं तो टीयर 2 में क्या क्या है? आई थिंक क्लियर नहीं दिख रहा है ना, चलो कोई बात नहीं है। टीयर 2 में क्या क्या है, मैं अलग से ही इसको आपको समझाने के लिए अलग से लिख देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एमसीक्यू से आपके सामने 60 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सही उत्तर होने पर 1 नंबर मिलेगा और गलती होने पर आपका 0.25 नंबर काट लिया जाएगा। ध्यान रखना, यह है एमसीक्यूज का। उसके बाद आपको डिस्क्रिप्टिव का क्वेश्चन आएगा जिसमें 10 क्वेश्चन होंगे और हर एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर यानी कि 40 नंबर यहां पर आपको मिलेगा। कुल मिलाकर के हमारे पास 70 क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं। कुल मिलाकर के हमारे पास कितने क्वेश्चन होंगे? 70 क्वेश्चन होंगे और इस पे 100 नंबर मिलने वाले। क्वेश्चन होंगे 70, मार्क्स होंगे 100 और इसके लिए हमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। कितने घंटे का सर? 2.5 घंटे का। अब इस 2.5 घंटे को कवर कैसे करना है? अब इस 2.5 घंटे में अब बहुत आप लोगों को बहुत सारे टीचर्स आएंगे, लगभग 2.5 घंटे मतलब हो गए आपके 150 मिनट। बहुत सारे टीचर्स बोलेंगे 75 मिनट एमसीक्यूज दे दो, 75 मिनट आप डिस्क्रिप्टिव में दे दो। मैं बोलूंगा नहीं, ऐसा नहीं करना है। डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा समय चाहिए। डिस्क्रिप्टिव में ज्यादा समय चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि ये आपके लिए भी पहली बार होने वाला है। तो एमसीक्यूज में आपको थोड़ा सा कम समय में काम निकाल लेना है। कोशिश करना है कि 60 से 70 मिनट, अगर उससे कम हो जाए देन वेल एंड गुड, उससे सोने पे सुहागा होगा। और पूरी की पूरी एफर्ट आपको डिस्क्रिप्टिव पे लगानी है क्योंकि 40 नंबर लेगा बॉस ये आपका। समझ रहे हो आप? 40 नंबर का वेटेज रखता है ये, जो कि अपने आप में ह्यूज है। और सबसे इंपॉर्टेंट, नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं है। जो जितना अच्छा लिखेगा सिलेक्शन के चांस उतने बढ़ने वाले हैं। आपको एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे कितने? एमसीक्यूज आपसे पूछे जाएंगे 60 नंबर के। और आपको जो रिटन में डिस्क्रिप्टिव देना होगा, ठीक है, जो डिस्क्रिप्टिव देना है वो 10 क्वेश्चन होंगे, 4 नंबर करके, ये 1 नंबर करके। तो 60 नंबर यहां पर, 40 नंबर यहां पर। अब ये 40 नंबर देखो, आपके बहुत सारे बच्चों का 60 नंबर बहुत अच्छा है। तो अल्टीमेटली एफर्ट किस में लगानी है? इस डिस्क्रिप्टिव में। मैंने पहले भी कहा आपको कि बहुत सारे बच्चे इसको छोड़े हुए हैं, बहुत जमाना हो गया। ये कैसे करोगे? तो हमने जो कोर्स बनाई है ना, उसकी एक खासियत है, हम हर वीक आपको 2 क्वेश्चंस देंगे। हर वीक आपको 2 क्वेश्चंस देंगे। ठीक है, साथ में ये भी बताएंगे उसको लिखना कैसे है। और आपके द्वारा जो आप आंसर्स लिखोगे उसको हमारी टीम चेक करेगी। मैं खुद चेकआउट करूंगा। आप मुझे शेयर कैसे करोगे? तो उसके लिए हमने ऐप पर ही आप लोगों को ये ऑप्शंस दे दिया है कि जो हमारी कोर्सेज होंगे ना, आप उसमें डायरेक्टली अपनी जो भी आपने जो भी आंसर्स लिखा उसको फोटो खींचिए और हमें सिंपली सेंड कीजिए, ताकि हम चेकआउट कर सके और आपको ये बता सके फीडबैक देकर कि क्या आपने मिस्टेक किया है। ये नहीं कि भैया मैंने आपको ये किया, एक पेपर लिया, देखो बॉस आपको ऐसे ऐसे लिखना है, दैट्स इट, खत्म, कहानी हो गया। नहीं, ये तो हम करेंगे ही। ये तो आपको करनी तो हर जगह मिलती है। ये तो हर जगह, ये तो आपको भी पता है, बुक उठा लो पढ़ लो। पॉइंट इज ये नहीं है। सिलेक्शन चाहिए ना, तो गलती क्या कर रहे हैं आपको वो सीखना होगा। ठीक है, तो हम आपके लिए क्या करने वाले हैं, सिंपली समझ लो। हर वीक आपको 1 से 2, स्टार्टिंग में हो सकता है कि एक एक क्वेश्चन मिले, आने वाले टाइम में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आपको 2 क्वेश्चन तक हो जाएगा। तो हर वीक में 1 से 2 क्वेश्चन हम आपको देंगे। ये स्टार्टिंग से होने वाली है अभी आपका। क्यों हम कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कहा ना, 10% आपको समय अपने कहा देना है, डिस्क्रिप्टिव यानी कि टीयर 2 को देना है। 90% टीयर 1 में दो, 10% टीयर 2 में दो। ये 10% पूरा का पूरा मैं डिस्क्रिप्टिव में लूंगा, 10% यही देना है आपको। और सर इसमें क्या करेंगे? इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें सिर्फ एमसीक्यूज मैं करवा दूंगा, उतना कर लेना, काम बन जाएगा। ठीक है, उतना वो कर लेना, काम बन जाएगा। पूरी फोकस डिस्क्रिप्टिव पे। टीयर 1 क्लियर होगा, उसके बाद पूरे का पूरा 100% टाइम टीयर 2 को दे देना आप। लेकिन पहली प्रायोरिटी यही होगी। कैसे करेंगे? तो मैं आपको वीकली 1 से 2 क्वेश्चंस दूंगा। ठीक है ना, और वो आपको सॉल्व करके मुझे भेजनी है। उसका भी टाइम लिमिट होगा, डोंट वरी। 1 से 2 क्वेश्चन दूंगा, उसका भी टाइम लिमिट है कि उतना दिन के अंदर मुझे चाहिए होगा। वो सब कुछ आपको बताया जाएगा, डोंट वरी। जो कोर्सेज के अंदर रहेंगे सब कुछ उनको बताया जाएगा कि आपको कैसे लिखना है, किस टाइप के पॉइंट होने चाहिए। सैंपल्स भी दे दूंगा, उसके हिसाब से फिर बनाना है। और जब आप बना के भेजोगे ना, तो मैं, मेरी टीम पूरी पूरी चेक करेंगे।
उसके बाद आपको फीडबैक भी देंगे कि नहीं देखो इस पॉइंट पर आपने यहाँ गलती की, इस तरह से इसको लिखो और अच्छा लगेगा। हाँ, आपको आंसर भी दे देंगे फिर बाद में। तो इससे ना आपको सीखने में मजा आएगा, क्या गलती कर रहे हो वो चेकआउट करने में मजा आएगा, और उस सबसे इंपॉर्टेंट सिलेक्शन बनेगा। देखो टाइम लगती है ये सब चीजें करने में ना, टाइम और एफर्ट लगती है, टीम वर्क लगता है, माफ कीजिएगा। लेकिन बॉस अगर आपके लिए इतना तो हम करेंगे ही करेंगे, ठीक है ना। ये हमारी जिम्मेदारी है बॉस, हमें भी चाहिए सिलेक्शन। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो हमें तो एफर्ट लगानी होगी, सिर्फ मेरे एफर्ट से होगा नहीं, आपका एफर्ट तो मुझे चाहिए ही चाहिए होगा। तो इसलिए ये चीजें इस बार हम लोग करने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। ये तो हो गई कि मैं क्या प्रोवाइड देने वाला हूँ। अच्छा, कहाँ मिलेगा ये सब कुछ, अक्सर बच्चों को क्वेश्चन होता है। तो भैया ये ऑलरेडी हमारी केवीएस एनवीएस की बैच आ चुकी है, जिनको भी आज से ही ये बैच लॉन्च हुई है, तो जिनको भी ज्वाइन करना हो, टीयर 1 एंड टीयर 2 दोनों इसमें मिलने वाला है आपको, डेफिनेटली जाइएगा। टीयर 1 जैसे ही आप इनरोल करोगे, पूरी की पूरी आपको जितनी भी वीडियोस क्लासेस है वो मिल जाएगी, और मैंने कहा आपको 90% का टाइम यहाँ पर देना है, और ये जो 10% का टाइम है आपको टीयर 2 में देना है। और ये 10% कैसे दोगे, ये डिस्क्रिप्टिव में दोगे आप। मैं 10% आपसे डिस्क्रिप्टिव में टाइम लूंगा, क्योंकि पढ़ना जरूरी है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि अभी आज ही ये कोर्स लॉन्च हुई है, तो अभी स्पेशल डिस्काउंट भी है। लक्ष्य ये जो कूपन कोड है, आप इसको जैसे ही यूज करोगे तो 1,000 का डिस्काउंट हो जाएगा। जो कोर्स की फी आपको दिख रही है वो 5,000 की है, बट आप जैसे ही कूपन कोड लक्ष्य लगाओगे तो ये 3,999 में आ जाएगा। ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है, ठीक है ना, ये लिमिटेड टाइम के लिए। उम्मीद है कि ये 2 या 3 दिन के लिए होगा, तो जिनको भी चाहिए होगा जाके ज्वाइन कर लेना। क्योंकि एक चीज ध्यान रखना है कि डिस्क्रिप्टिव में हम आपकी कॉपी भी चेकआउट करने वाले, कैसे करेंगे, तो ऐप में ही हमने आपको, वो कोर्स के अंदर में ही हमने एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया है आपके लिए, एक अलग से ग्रुप क्रिएट किया है। उसमें आप सिंपली अपना जो भी आपने आंसर लिखा है ना, उसका पिक हमें शेयर करो। जो भी आंसर लिखा है उसका आप हमें पिक्चर शेयर करो। अब उससे होगा क्या, उससे उससे बेनिफिट ये मिलती है कि ना तो आपका नंबर शेयर हो रहा है। अब व्हाट्सअप रहेगा तो व्हाट्सअप का नंबर शेयर होता है अक्सर बच्चों में, अगर मैं ग्रुप बना दूं तो बच्चों का नंबर शेयर हो जाता है, लड़के लड़कियों का नंबर शेयर हो जाता है, जो हमें भी नहीं पसंद है। टेलीग्राम बनाऊंगा तो टेलीग्राम का अलग इशूज हो जाता है, एक में सब लोग टाइम पास करने लगते हैं, बहुत सारे चैट हो जाते हैं तो दिक्कत हो जाते हैं, लोग बिना मतलब की चैट। तो ये सिर्फ आपका ग्रुप बनेगा। इस ग्रुप की सबसे बड़ी खासियत क्या पता है, आपका मैसेज सिर्फ आपको दिखेगा, और जो मैं मैसेज आपको दूंगा सो आपको दिखेगा, किसी दूसरे बच्चे का मैसेज उसमें नहीं दिखेगा। उसकी बेनिफिट ये है कि बकवास की गपशप उसमें नहीं होगी, ठीक है। टाइम बचाना इंपॉर्टेंट है, समय से ज्यादा कीमती कुछ नहीं होता है, तो ये सब कुछ इसमें मिलने वाला है। तो ऑफ कोर्स ये सारी चीजें हम लोग ध्यान रख करके ही आपके लिए डिजाइन करते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑलरेडी ये फर्स्ट टाइम नहीं है भैया, एक बार नहीं हजारों बच्चों का हम लोगों ने जब सिलेक्शन किया हुआ ना, तो समझे इस चीजों को, क्या क्या बच्चे गलती करते हैं और कहाँ कहाँ मिस्टेक्स करते हैं, क्या क्या मिलने वाला है इस बैच में। तो आपका जनरल पार्ट तो कवर होगा ही होगा, साथ में कॉमर्स भी कवर होने वाला है, और ऑब्जेक्टिव भी कवर होगा, डिस्क्रिप्टिव भी कवर होगा। बाकी सारी चीजें तो हैं, लाइव हो गया, रिकॉर्डेड हो गया, नोट्स हो गया, एमसीक्यू प्रैक्टिस हो गया, वीकली डाउट हो गया, हिंदी इंग्लिश में होगा, स्कोर बूस्टर सेशन होगा, ये सब कुछ होगा। ये तो खैर फर्दर है, जो चीजें आपको पता ही ऑलरेडी, ठीक है ना। अब आते हैं हमारा मेन पार्ट, डिस्क्रिप्टिव का सर एमसीक्यू सिलेबस क्या है, डिस्क्रिप्टिव का सिलेबस क्या होने वाला है, चलिए एक बार उसको देख लेते हैं, समझते हैं, ठीक है ना। आपके कॉमर्स में ना दो पार्ट्स होते हैं, डिस्क्रिप्टिव की अगर मैं बात करूं तो आपके कॉमर्स में ना दो पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है हमारा अकाउंटिंग का, दूसरा पार्ट होता है मैनेजमेंट का। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज बच्चों को बता दूं, जो हमारा टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव है और जो डिस्क्रिप्टिव है, दोनों का सिलेबस सेम है, तो इसके लिए घबराना नहीं कि सर दोनों का सिलेबस अलग अलग हो गए, क्या नहीं, दोनों का सिलेबस सिमिलर ही है। तो आपके लिए अच्छी बात है, यानी कि अगर आप ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करोगे ना, तो ऑब्जेक्टिव ऑटोमेटिक आपका साथ में साथ हो जाएगा। लेकिन एमसीक्यू से डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, ध्यान रखना। एमसीक्यूज पढ़ करके लगता है कि डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा, तो ये भूल है। हाँ, लेकिन डिस्क्रिप्टिव पढ़ के एमसीक्यूज हो जाएगा, ये कंफर्म है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या क्या सिलेबस में है, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा आता है वो है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, जो अकाउंटिंग का बेसिक अकाउंटिंग जिसको लोग बोलते हैं ना, बेसिक अकाउंटिंग बोलते हैं, तो बेसिक अकाउंटिंग हो गया, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स हमें पढ़ना है, मीनिंग्स हो गया, उसके ऑब्जेक्टिव हो गया, एडवांटेजेस हो गया, लायबिलिटीज, मतलब जो बेसिक्स अकाउंटिंग हो गया वो हमें देखना है। उसके बाद अकाउंटिंग के टर्म्स हो गया, ड्राइंग वगैरह, मतलब जितने भी बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स है वो सब हमें इसमें देखने को मिलने वाला है पहला पॉइंट में। तो दूसरी पॉइंट आती है थ्योरी, थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग, ये भी सेम चीज है, बस इसमें जो स्टैंडर्ड्स वगैरह है, जितने भी रूल रेगुलेशंस है, यानी कि जो हमारा एजम्पशंस है, जिसको हम लोग गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट वगैरह, जितनी भी चीजें हैं, यानी कि कन्वेंशन, स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट्स, ये सारी चीजें हमें थ्योरी बेस्ड ऑफ अकाउंटिंग में देखने को मिलने वाला। आप ध्यान से देखेंगे तो वही चीजें हैं, अकाउंटिंग एजम्पशन, जिसमें गोइंग कंसर्न, बिजनेस इंटिटी, बहुत सारे के सारे इसमें दिए हुए हैं। तो ये सब कुछ हमें पढ़ना पड़ेगा। दूसरा हमें जो देखना है, एक्रूवल बेसिस पर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग दो बेसिस पर होता है, अगर हम सोल प्रोप्राइटर की बात करें तो सिंगल बेस होता है,
अगर कंपनीज और बाकी फर्म्स की बात करें तो एक्रूवल होता है। तो हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा, दोनों चीजें इसमें दी गई हैं। ठीक है, एक पढ़ना है हमें जीएसटी। जीएसटी बेसिक्स पढ़ना होता है, ध्यान रखिएगा, जीएसटी का सिर्फ और सिर्फ बेसिक्स क्वेश्चन आ सकता है और बेसिक ही चीजें आपको पढ़नी है इसमें। इसमें कोई भी टेक्निकल या एडवांस चीजें नहीं पढ़नी होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स और एडवांटेज बस इतना ही है, मतलब जीएसटी एकदम बच्चों वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा यहाँ पर। दूसरा पार्ट बात करूं तो रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शंस। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो यूनिट अलग अलग इन्होंने दिया है, क्योंकि ये सारा का सारा सिलेबस मेरा नहीं है, ऑलरेडी केवीएस ने जो ऑफिशियली अनाउंस किया था मैं उसी के आपके सामने यहाँ पर लेके आया हूं, इसलिए काफी लंबा चौड़ा दिख रहा है ये। अगर आप पहली पॉइंट देखेंगे बेसिक अकाउंटिंग, दूसरा रिकॉर्डिंग ऑफ अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन, तीसरा हमारा रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, और जो ये तीनों चीजें थी, तीनों एक ही जैसे हैं। बेसिक अकाउंटिंग से लेकर के थोड़ी बहुत जितनी भी उसमें कॉन्सेप्ट है, लीगल रूल रेगुलेशन है, जनरल एंट्री है, लेजर है, ट्रायल बैलेंस है, स्पेशल बुक है, वो सब कुछ, मतलब आप देखो यहाँ पर से बुक ऑफ ओरिजिनल जनरल लेजर हो गया, स्पेशल बुक हो गया, स्पेशल बुक के अंदर में आपका कैश बुक आ जाएगा, पीटी कैश आ जाएगा, जनरल आ जाएगा, जनरल प्रॉपर आ जाएगा, परचेस बुक आ जाएगा, सेल्स बुक आ जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। बीआरएस हमें पढ़ना है, डेप्रिसिएशन पढ़ना है, रिजर्व और उनके फर्दर बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे कि रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व, ये सब कुछ पढ़ना है। एंड एक ट्रायल बैलेंस और उनके इरर को पढ़ना है। तो ये सब चीजें हमें देखने को मिलने वाली है। फर्दर फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2। अब आप लोग बोलोगे सर इसमें 1 कहाँ गया? 1 नहीं होता है, 2 ही होता है। ये जो पहले आपने देखा ना वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1 का ही पार्ट था, ये 2 है हमारा। इसमें क्या क्या मिलने वाला है? तो बेसिकली अभी जो हमने अलग अलग डिफरेंट टाइप का देखा ना, रिजर्व अलग टाइप का, तो इसमें थोड़ा सा एक चीज मिलता है कि रेवेन्यू और कैपिटल रिजर्व और जो डेफर्ड कैपिटल रिजर्व होता है, अलग अलग एक्सपेंडिचर्स होते हैं, उनके टाइप क्या है सबसे पहले वो बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बताइए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने पहले भी कहा आपको 3 चीजें आती हैं, एक तो हमारा बैलेंस शीट आता है, दूसरा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस आता है, तीसरा हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है। तो ये तीनों चीजें हमें पढ़नी है, जिसमें लिखा हुआ है ट्रेडिंग पीएनएल एंड बैलेंस शीट पढ़ना है, एडजस्टमेंट उसका पढ़ना है, प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है, साथ ही साथ में चाहिए ये सब चीजें बनानी है सोल प्रोप्राइटर के अकॉर्डिंग में। मतलब एक हमें पढ़ना है ट्रेडिंग एंड पीएनएल, बैलेंस शीट, ये सारी चीजें पढ़नी है हमें नॉर्मल अक्रूवल के बेसिस पर। एक हमें पढ़ना है ट्रेडिंग पीएनएल और ये सारी चीजें सोल प्रोप्राइटर। अब ये सोल प्रोप्राइटर के हिसाब से मतलब अफेयर ऑफ द बिजनेस हमने एक पढ़ा है ना, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, आपने ये पढ़ा है, सिंपल सा लाइन है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। तो इतनी लंबी चौड़ी चीज में पता है क्या बोलना चाहे? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पढ़िए, बस खत्म कहानी। आप इतना पढ़ोगे ये सारी चीजें उसमें घुस जाएगी। ठीक है, तो ये सब चीजें हमें ध्यान देनी है। नेक्स्ट में आते हैं पार्टनरशिप, पूरा पूरा का पार्टनरशिप पढ़ना है। पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक्ट क्या है, एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, डेथ, ये सब कुछ पढ़ना है। बहुत लंबी चौड़ी सिलेबस थी, इसलिए मैंने शॉर्ट में ये पूरा का पूरा ले लिया आपको। ठीक है, केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाओगे ना, उस पर ये पूरा सिलेबस दिया हुआ है। मैं आपको फिर भी ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, बेसिक चीजें। ठीक है ना, अकाउंटिंग एंड शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर, मतलब सिंपल सी भाषा में भैया शेयर्स पढ़ना है और डिवेंचर्स पढ़ना है आपको। शेयर्स में जो हमारा इशू ऑफ शेयर है, रिडम्पशन ऑफ शेयर है, फॉरफिटेड शेयर है, ये सब कुछ हमें देखना पड़ेगा इसमें। ठीक ना, री इशू वगैरह जितनी भी चीजें, सेबी के जो भी रूल रेगुलेशंस वगैरह होंगे, वो सारी चीजें इसमें देखने को मिलने वाली है। ठीक है ना, फिर हमारे पास अलग अलग टाइप के हमारे पास शेयर्स इशू के टाइप होते हैं, जिसमें हमारा इशॉप आ जाता है, प्राइवेट हो जाता है, स्वेट हो जाता है, प्राइवेट प्लेसमेंट हो जाता है, ये सब हमें इसमें स्टडी करने की नीड होगी। अकाउंटिंग ट्रीटमेट क्या होगा, फॉरफिटेड और री इशू शेयर का, मतलब वही सेम चीजें हो गई, और ये सारी चीजें डिवेंचर में भी देखने को मिलेगी। ठीक है, देन फाइनल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी, जब हम फाइनल स्टेटमेंट की बात करते हैं तो वो भी आएगा, जो कि शेड्यूल 3 के अकॉर्डिंग पड़ेगा। शेड्यूल 3 में हम लोग देखें ना, हमारा पीएनएल कैसे बनता है, हमारा बैलेंस शीट कैसे बनता है, ये सब चीजें हमें सीखने को मिलती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो अगेन कैश फ्लो सिस्टम इसमें तो आएगा ही आएगा। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस में हमारा रेशियो एनालिसिस वगैरह जितने भी हो गया, कॉम्परेटिव, कॉमन, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये सब इसमें मिलेगा। रेशियो एनालिसिस में लिक्विड रेशियो, सॉल्वेंसी हो गया, एक्टिविटी हो गया, प्रॉफिटेबिलिटी हो गया, कैश फ्लो हो गया, मतलब पूरी की पूरी भाई कुछ नहीं छोड़ा है इन्होंने। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग छोड़ दिया है इन्होंने, एक वो चीज बच जाती है, तो वो हमें देखनी होती है। ठीक है ना, वो एक अलग पार्ट है। यहाँ तक तो बेसिक अकाउंटिंग हो गया। यहाँ पर सिर्फ एक एडवांटेज ये है कि कॉस्ट एंड बजटरी यहाँ पर बच जाता है, वो हमें नहीं पढ़ना पड़ता है इसमें, तो एक बेनिफिट है इसका। चलो, अब आते हैं बिजनेस स्टडी से। अभी तक तो आपने अकाउंटिंग का पार्ट देखा, अब आते हैं बिजनेस स्टडीज के पार्ट में। क्या क्या है? सबसे पहले है फाउंडेशन ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में जो फाउंडेशन होता है, यानी कि ट्रेड बिजनेस हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स, वो सारी चीजें हमें देखने को मिलेगा। इवल्युएशंस एंड फंडामेंटल ऑफ बिजनेस, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज मैं मानता हूं। इससे ऑब्जेक्टिव अच्छे खासे बन सकते हैं, क्योंकि ये हिस्ट्री बहुत सारी चीजें इसमें देखने को मिलती है।
अंग्रेजों के टाइम में बिजनेस कैसा था, उससे पहले वाले टाइम में बिजनेस कैसा था, अब बिजनेस कैसा हो गया, और आज के दौर पे जो डिजिटल बिजनेस है वो कैसा हो गया है। तो जब ऑब्जेक्टिव बनेगा ना, तो ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, क्योंकि आप पढ़ाई भी डिजिटल ही कर रहे हैं, तो ये इससे जुड़े हुए क्वेश्चंस ना अक्सर बनेंगे, एकदम बनने ही बनने हैं, लिख के देता हूं। ठीक है ना? ठीक है। फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सोल प्रोप्राइटर पार्टनरशिप, HUF हो गया, कॉर्पोरेट सोसाइटी हो गया, प्राइवेट पब्लिक एंड 1% कंपनी हो गया, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी हो गया, ये सब कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। फिर पब्लिक प्राइवेट एंड ग्लोबल इंटरप्राइजेस किस तरह से काम करती है, बिजनेस सर्विसेज में क्या किया जाता है, मनी एंड बैंकिंग की बात करूं, उसमें बैंक अकाउंट्स का टाइप हो गया, बैंक ओडी हो गया, बैंक ड्राफ्ट हो गया, ठीक है ना, कैश क्रेडिट हो गया, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ई बैंकिंग सर्विस, डिजिटल पेमेंट। आजकल ये सब चीजें ना बड़े इंपॉर्टेंट हो गए हैं, जो हमें अच्छे खासे देखने को मिलने वाले हैं। इंश्योरेंस के टाइप हो गए, इंश्योरेंस के प्रिंसिपल हो गए, इन सबको देखना है। पोस्टल सर्विस मेल, ये कैसे काम करता है वो देखना है। इमर्जिंग मॉडल ऑफ द बिजनेस, ठीक है, किस तरह से इमर्जिंग मॉडल्स काम करती है, किस तरह से जो CS सर्विस है वो हमारा जो वो कवर करता है, इन सबको हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा CSR देखना है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़नी है, बिजनेस एथिक्स देखना है। तो एक तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा एथिक्स। देखो भारत ही एक ऐसा कंट्री है जहां सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना कंपलसरी किया जाता है एक लिमिट के बाद में। ये सब चीजें हमें पूछनी गई और ये सब भी हमें बताना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइनेंस एंड ट्रेड सोर्स ऑफ द बिजनेस हो गया, स्मॉल बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस, जिसमें हमारा MSME वगैरह आ जाता है, एंटरप्रेन्योर डेवलपमेंट हो गया, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये जो हमारा इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं ना, उस पर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहां देखना है। MSME एक्ट 2006 का जो है, जो कि छोटे छोटे व्यवसाय को ऊपर लाने के लिए बनाया गया, वो बहुत जरूरी है। गवर्नमेंट क्या क्या स्कीम लाती है, कौन कौन सी तरीके लाते हैं जिससे छोटे छोटे बिजनेसेस को बेनिफिट्स मिल सके, वो देखना है हमें। नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज के बारे में पढ़ना है, DICs के बारे में पढ़ना था। मतलब ओवरऑल ये पूरा सेक्शन हो गया स्मॉल बिजनेस के रिगार्डिंग में। ठीक है ना? ये सरकार ने क्या, इंडिया कैसे काम कर रही है, सरकार ने क्या क्या, ये सब कुछ हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, फिर ओके। तो इंटरनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेड दोनों ऑलमोस्ट एक ही चीज है। इंटरनल ट्रेड का मतलब हो गया देश के अंदर में। देश के अंदर में क्या है, होलसेलर है, रिटेलर है, सुपर होलसेलर भी बोल सकते हो, चेन डिफरेंट डिफरेंट टाइप का है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मैनेजमेंट अलग अलग है, तो वो सब कुछ हमें मिलेगा हमारे इंटरनल ट्रेड के अंतर्गत में। ये सब चीजें हमें देखनी है, इसमें छोटा डिपार्टमेंट, बड़ा डिपार्टमेंट, लार्ज लार्ज, मतलब पूरी चीजें। इंटरनेशनल की बात करूं तो इसमें दो चीजें आएंगी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, यानी कि सिंपल सी भाषा में बोल सकता हूं, जो IB वाला पार्ट है ना इंटरनेशनल बिजनेस का, वो हमें इसमें देखने को मिलेगा। फर्दर बात करूं तो नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट सीरियसली में यहां से स्टार्ट होता है बहुत अच्छी तरफ से। इससे पहले तो आपने बिजनेस के बारे में पढ़ा, अब मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट क्या है। सबसे पहले आर्ट, साइंस, प्रोफेशन एंड सबसे इंपॉर्टेंट लेवल ऑफ द मैनेजमेंट, टॉप, मिडिल, लोअर क्या है, कैसे काम करती है वो। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानता हूं, क्योंकि इससे हर बार MCQs भी अच्छे बने हैं, और मैं गारंटी दे सकता हूं आपको कि इस बार इससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे। कौन कौन से भैया, फ्योल साहब और टेलर साहब से लिख के गारंटी देता हूं कि इससे इस बार क्वेश्चंस बनेगा ही बनेगा, वो भी डिस्क्रिप्टिव बनेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं आपको कि एमसीक्यूज से आप आराम से एमसीक्यूज तो बना लेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा। इससे आपका डिस्क्रिप्टिव नहीं होगा, लेकिन डिस्क्रिप्टिव से एमसीक्यूज भी हो जाएगा, ये याद रखना। क्योंकि अगर आपको लिखना आता है, लिखना तभी आएगा जब आपको चीजें याद होगी, और अगर चीजें याद हैं तो एमसीक्यूज आराम से आप बना लेंगे। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर हमें चीजें याद है तो हम लिख भी लेंगे, नहीं, लिखना एक अलग कला है। क्योंकि बड़ी चीजों को छोटे में लिखना है। अगर 4 नंबर का है तो ऐसा थोड़ी कि 4 पन्ना लिख क्या होगा, ये आपके कॉलेज का एग्जाम थोड़ी है कि हाँ भैया क्या बोलते हैं 11 अपने ग्रेजुएशन में क्या करते थे, गए पन्ने भर के आए और सिलेक्शन हो गए। भैया यहाँ पर वो नहीं है, पन्ने नहीं भरने हैं, सही से पॉइंट टू पॉइंट बातें लिखनी है। याद रखिएगा ये बात, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंसेस होता है। ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, टेक्निकल हो, पॉलिटिकल हो, लीगल हो, या फिर डोमेस्टिक हो। डिमोनेटाइजेशन भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है, यहां से भी क्वेश्चंस पहले बनते थे, यहां पर भी थोड़े बहुत बन सकते हैं, लेकिन हाँ ऑब्जेक्टिव का पार्ट ये बना सकता है खुद के लिए। नेक्स्ट बात करूं 5 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, जो कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। पूरा अच्छा, ये सिर्फ छोटा सा नहीं है, पूरी डिटेल पढ़नी है इसके, थोड़े से में तो कुछ ऐसे भी नहीं होने वाला ये। ठीक है। अच्छा, ये सारी की सारी जितनी भी सेशंस आप देख रहे हैं, चाहे वो अकाउंटिंग की हो, चाहे BST की हो, ये मैं आपको सारी की सारी ना ज्वाइन करते साथ सब प्रोवाइड कर देने वाला हूं, ताकि आप 10% जो हमारा जो देना है ना, वो आप अच्छे से स्टडी कर सको, दैट्स वाई। ठीक है।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करूं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा एफएम। एफएम से भैया क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और ये ऑब्जेक्टिव के साथ साथ डिस्क्रिप्टिव भी बनेगा इसमें, एकदम डिस्क्रिप्टिव वाला क्वेश्चन है इसमें। तीनों पार्ट पढ़ने हैं, पैसे कहां से आएंगे, कहां इस्तेमाल करोगे और कहां पर जाएंगे, बस ये तीन चीज पढ़नी है एफएम में, वो तीनों पढ़ना है हमें। फाइनेंशियल मार्केट की बात करूं तो मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, जिसको हम लोग स्टॉक एक्सचेंज मार्केट भी बोल सकते हैं, तो कैपिटल मार्केट भी हो गया। ये दोनों पढ़ना है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनके टूल्स क्या क्या है, कैसे काम करता है, कौन सा शॉर्ट टर्म है, कौन सा लॉन्ग टर्म है, ये सब हमें पढ़ना है। मार्केटिंग की बात करूं तो कॉन्सेप्ट, फंक्शंस, फिलोसफी, मार्केटिंग मिक्स जिसमें 4P और 7Ps है, वो सब हमें इसमें स्टडी करनी है। और CPA, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, वो सब हमें पढ़ना पड़ेगा। तो ये तो आपकी पूरी की पूरी सिलेबस होगी। जिनको ये सिलेबस सिंपली अगर नहीं मिला, लक्ष्य एकेडमी के वेबसाइट पर चले जाओ, ऐप डाउनलोड कर लो, उसमें भी मिल जाएगा आपको। नहीं तो फिर आप सिंपली इस पे जा सकते हो, KVS के ऑफिशियल ग्रुप पे जाओ, वहां पर भी आपको मिल जाएगा, डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है ना। और मैं फिर से आपको बता दूं कि जो बैचेस हैं वो ऑलरेडी आज से उसकी इनरोलमेंट स्टार्ट हो गई है, और अभी 10,000 का स्पेशल डिस्काउंट चल रहा है, कूपन कोड लक्ष्य यूज करेंगे तो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इसमें आप लोगों को क्या मिलने वाला है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, वीकली 1 से 2 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि डिस्क्रिप्टिव के लिए होंगे, याद रखिएगा डिस्क्रिप्टिव के लिए होंगे। और सिर्फ क्वेश्चन नहीं दूंगा, बल्कि आप जो बनाएंगे उनको मैं खुद चेकआउट करूंगा और मेरी टीम चेक करेगी, और आपको ये बताएंगे कि आपने क्या गलती किया है उसमें, कहां पर सुधारना है। और फिर बाद में आपको फर्दर आंसर भी दे दूंगा कि हाँ इस टाइप से लिखो, वन ऑफ द बेस्ट तरीका बनेगा आपके लिए। आई बात समझ में। 4 नंबर का है तो ऐसा नहीं है कि भैया 4 पन्ने लिख के आएंगे सिर्फ 4 नंबर मिलेगा, भैया तो पक्का फेल कर देगा वो, ठीक है ना। एग्जाम्स है, इतना इजी नहीं होने वाला है, थोड़ा सा इस बार तो एफर्ट लगेगा। और मैं बार बार बोल रहा हूं, Tier 1 के लिए आप अपना समय का 90% दीजिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन Tier 2 के लिए भी 10% जरूर दीजिए, क्योंकि इंड में आपको फिर दिक्कत आ जाएगा। और इस 10% में सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पर देना है, एमसीक्यूज पर नहीं देना है। कोशिश करना है कि एमसीक्यूज ना दे। एमसीक्यूज कैसे होगा तब, एमसीक्यूज मैं आपके लिए यूट्यूब पर कवर कर दूंगा, तो वो वहीं से कवर कर लेना, वो ज्यादा एफर्ट नहीं लगने वाली है, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान रखनी है। चलो, ये रहा बेसिक्स अपडेट। जिन्होंने अब तक ज्वाइन नहीं किया, फटाफट जाओ जाकर एनरोलमेंट ले लो, क्योंकि ये ऑफर एक लिमिटेड टाइम तक ही है, उसके बाद ये ऑफर क्लोज हो जाएगी। फिर भैया मत बोलना कि सर आपने ऑफर दिया हम सर मिस कर गए, तो प्लीज मत बोलना। टीम ऐसा मैसेज आप लोग का अक्सर टीम की तरफ से आते रहता है कि सर देखो इस तरह के कॉल्स आ रही हैं, क्या करें। तो मैं फिर इसीलिए बोल रहा हूँ, जिनको एनरोलमेंट लेना है जाके ले लो, बाद में फिर मौके नहीं मिलेंगे। और ये अल्टीमेट अपॉर्चुनिटी है, इतनी अच्छी वैकेंसीज नहीं मिलती है कि भैया 139 पोस्ट है हमारे कॉमर्स के लिए, और पूरी की पूरी होने वाली है इस बार। हर बार तो यार एक बच्चे का 2 जगह सिलेक्शन हो गया तो दिक्कत होता है, इस बार तो वैसा होगा ही नहीं ना। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है, मेहनत कीजिए, एफर्ट लगाइए, ठीक है। चलिए मिलेंगे फिर अगले सेशंस में, प्रॉपर स्टडी कीजिए। सभी लोगों को राधे राधे।